नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा एस अकेडमी में। आज है 23 अप्रैल 2022। सोर्सेज हमारे डेली करंट अफेयर्स का वही रहने वाला है, असम ट्रिब्यून एंड डिफरेंट अदर नेशनल डेलीज। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं इस लेसन का तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक ज़रूर से दी गई है। और हाँ, अगर आपको एडमिशन्स लेना है भद्रा एस अकेडमी में, सो यू कैन एनी टाइम कॉन्टैक्ट इनटू दीज नंबर्स और यू कैन विजिट आवर वेबसाइट www.bhadrasacademy.in एज वेल। एनीवेज, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो न्यूज़ है दोस्तों, असमीज़ मुस्लिम्स के रिलेटेड है। एक्चुअली गवर्नमेंट ने जो है ना, पहले एक कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया था, है ना, और बोला था दैट देखो आसाम में बहुत सारे मुस्लिम्स हैं, बट एक है असमीज़ रीजनल मुस्लिम और एक है वैसे मुस्लिम्स जो क्या बांग्लादेश से आए हुए हैं। ठीक है, सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू, राइट। असमीज़ मुस्लिम्स मेन जो कम्युनिटीज़ है ना, उसमें गोरियाज, मोरियाज और देशीज आते हैं, राइट। अब देखो, अब देसी जो है ना, ये ज़्यादातर लोकल लोअर असम में हमें ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, दैट इज़ इस वाले पार्ट में, ठीक है। मोरियाज जो है ये ज़्यादातर अपर असम में, ज़्यादातर मैं बोल रहा हूँ अपर असम में, इसका मतलब ऐसा नहीं था डिफरेंट अदर पार्ट्स ऑफ असम में वो नहीं मिलेंगे, ठीक है। सो यही चीज़ बताया गया है दैट मतलब इस कैबिनेट सब कमेटी के रिपोर्ट में यही सजेस्ट किया गया है दैट क्यों ना इनके लिए एक अलग सा आइडेंटिटी कार्ड बन जाए और सर्टिफिकेट बन जाए, जिससे फ्यूचर में इन्हें एटलीस्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, प्रॉब्लम अगर फ्यूचर में आएगा भी ना, तो वो उस मुस्लिम्स कम्युनिटीज़ को आएगा प्रोबेबली, जैसा कि अभी गवर्नमेंट की इंटेंशन मुझे दिख रही है, जो क्या बांग्लादेश से माइग्रेट करके आए हुए हैं, ठीक है। तो इधर से बांग्लादेश से माइग्रेशन से आए हुए हैं, इधर से वो वैसे बहुत सारे मुस्लिम्स हैं जो कि बांग्लादेश। अब ऑफ कोर्स अगर आप एनआरसी देख लीजिएगा, अगर आप सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट देख लीजिएगा, तो इससे क्लियरली ये सब चीज़ें तो आपको बिल्कुल अभी तक पता चल गया होगा दैट फ्यूचर में कभी ना कभी उन लोगों को जो है ना फिर से बांग्लादेश भेज दिया जाएगा, ये तो कन्फर्म है। और इसी के रिलेटेड एटलीस्ट जो हमारे इंडिजिनस मुस्लिम्स हैं उनको सेफगार्ड करने के लिए इन आइडेंटिटी कार्ड दी जाने की बात की जा रही है। वैसे कुछ फैक्ट्स से इसके रिलेटेड मैं आपको बतला देना चाहता हूँ, जैसे देसीज के बारे में, गोरियाज एंड मोरियाज के बारे में। देसीज वेर द 13th सेंचुरी कन्वर्ट इंडिजिनस मुस्लिम्स, और ये लोग पहले पता है कौन से कास्ट के बिलोंग करते थे? हिंदुज़म में कोच राजवंशीज है ना, कोच राजवंशीज मेक है ना, इनसे बिलोंग करते थे। बाद में ये कन्वर्ट हो गए थे, ठीक है। उसके बाद गोरियाज और मोरियाज जो थे, इनकी लीनिएज शोल्डर्स आर्टिशन से रिलेट की जाती है, जो क्या इस रीजन दैट इज़ असमीज रीजन में आए थे अहोम रूल के समय। नाउ अहोम रूल एक ऐसा है ना जो कि बहुत ही ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा सस्टेन, इनफैक्ट मुगल से कुछ है ही नहीं, मुगल का पीरियड है ना, बहुत ही ज़्यादा दिन तक इन्होंने रूल किया हुआ है, ठीक है। Smaller groups such as Jula Muslims are also falling under these categories of Goriyas and Morias, ठीक है। Anyways, ये कुछ फैक्ट्स से याद करने लायक। नेक्स्ट इज यूरोपा के बारे में। इंडियन एक्सप्रेस से ये न्यूज़ लिया गया है, जीएस पेपर 3 से अवेयरनेस इन स्पेस, ये टॉपिक है ना क्लियरली, उससे आप इससे रिलेट कर सकते हैं। रिसर्चर्स जो है उन्होंने बोला था कि देखो भाई, ऐसा बहुत पॉकेट्स हो सकता है यूरोपा मून में। यूरोपा बेसिकली जुपिटर का मून है ना, तो ऐसे बहुत सारे पॉकेट्स हो सकते हैं यूरोपा के मून में, जहाँ पर यूरोपा का जो सरफेस है ना उसके भीतर हमें बहुत ज़्यादा पानी मिल सकता है। इनफैक्ट कहा जा रहा है दैट ये जो है ना, it might contain twice the amount of water which is there in Earth's ocean। मतलब समझ रहे हो, बहुत ही ज़्यादा पानी यहाँ पर मिल सकता है। यूरोपा सरफेस जो है ज़्यादातर सॉलिड वाटर आइस का ही बना हुआ है, और फैक्ट पर्पस में देखिएगा तो अगेन यूरोपा इज स्लाइटली स्मॉलर देन अर्थ्स मून एंड इट्स डायमीटर इज 1/4 ऑफ दैट ऑफ अर्थ। यूरोपा में एटमॉस्फेयर भी है ऑक्सीजन का, बट बहुत ही ज़्यादा थिन है। ये कुछ बेसिक फैक्ट्स है। नासा जो है अभी 2024 में एक लॉन्च करने वाली अपने अदर मिशन, दैट इज़ यूरोपा क्लिपर मिशन, है ना। और द मॉड्यूल विल ऑर्बिट जुपिटर, वो बेसिकली जुपिटर को ऑर्बिट करने वाली है एंड कंडक्ट करेगी मल्टीपल फ्लाईबाइज, जिससे इसके सरफेस से क्या क्या इंफॉर्मेशंस है उनको एक्सट्रैक्ट कर सके। नेक्स्ट इज नासा इसरो निसार मिशन। अच्छा, वो तो खैर अभी जो हम लोगों ने पढ़ा नासा का यूरोपा क्लिपर, वो अलग है, ठीक है। इसको कंफ्यूज मत कर जाइए, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। ये है नासा और इसरो का जॉइंट मिशन, ठीक है। और ये किसके रिलेटेड है?
अर्थ का ही साइंटिफिक स्टडी करने के लिए। ना ध्यान दीजिएगा, अर्थ में आपको पता है दुनिया भर में ग्लोबल इन्वायरमेंट चेंज तो हो ही रही है, बहुत सारे ऐसे हैजार्ड्स है, अर्थक्वेक है, वोल्केनिक इरप्शन अचानक हो जाती है, बट हमें जो है ना बहुत देर से पता चलता है ना। बट अभी जो ये मिशन होने वाला है इसरो और नासा के बीच में, ये एक जॉइंट मिशन है जिसके तहत दुनिया में हैजार्ड्स या फिर ग्लोबल इन्वायरमेंट चेंज कैसे हो रही है, कहीं कहाँ क्या क्या हो रहा है, वो सारा इन्फॉर्मेशन विद इन क्लिक ऑफ सेकेंड्स बेसिकली हमारे साइंटिस्ट को मिल जाएंगे। अच्छा, इसमें होगा क्या, देखो ये निसार मिशन जो है ना, ये हर 12 दिन में है ना ग्लोब को प्रॉपरली स्कैन करेगी, है ना। अर्थ के लैंड, अर्थ का आई शीट, अर्थ का सी आइस, मतलब A to Z सब कुछ बेसिकली प्रॉपर स्कैनिंग किया जाएगा। इससे क्या पता चला गया, सोचो आज सी में कोई भी या फिर कुछ भी है ना, सोचो कोई भी लाइक अंटार्कटिका का आइस शीट ही ले लो, सोचो इतना बड़ा है राइट, और कल को घट के थोड़ा छोटा हो गया, हल्का सा छोटा हो गया, ठीक है, तो वो माइन्यूट डिस्क्रिप्शन सब कुछ बेसिकली ये रिकॉर्ड करेगी, ठीक है। इट विल डिटेक्ट मूवमेंट्स ऑफ प्लैनेट सरफेस, जी हाँ, प्लैनेट का सरफेस का प्रॉपरली मूवमेंट डिटेक्ट करेगी एज स्मॉल एज 0.4 इंचेस ओवर द एरिया ऑफ हाफ ऑफ द साइज ऑफ अ टेनिस कोर्ट, ठीक है। मतलब सोचो कितना ज़्यादा प्रिसीजन होने वाला है, यह बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज मिशन होने वाला है। नासा इसमें एक रडार प्रोवाइड करेगी सैटेलाइट में, हाई रेट ऑफ कम्युनिकेशन सब सिस्टम फॉर डेटा साइंस डेटा एंड जीपीएस रिसीवर और पेलोड डेटा सिस्टम, ये नासा के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाएगा। बट वहीं पर इसरो के द्वारा जो है लॉन्च व्हीकल्स और एसोसिएटेड लॉन्च व्हीकल्स ये सब कुछ प्रोवाइड करवाए जाएंगे, बट साथ ही साथ एक दूसरे काइंड ऑफ रडार भी देगा। देखो नासा भी एक रडार दे रहा है इस सैटेलाइट में, अब इसरो के द्वारा भी एक रडार दिया जाएगा जो कि एस बैंड का होने वाला है, बट हाँ साथ ही साथ लॉन्च व्हीकल्स और एसोसिएटेड लॉन्च व्हीकल्स जो है वो भी इसरो के थ्रू ही दिया जाएगा, ठीक है। लॉन्च व्हीकल जो है वो नासा नहीं प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। बट उतना डीप में भी नहीं जाना है, हाँ ऊपर से एक बार आपने देख लिया ना, दैट इज मोर देन इनफ, है ना, ये 2 पॉइंट्स है ना। एनीवेज, निसार विल इक्विप विद लार्जेस्ट रिफ्लेक्टर एंटीना एवर लॉन्च्ड बाय नासा, अभी तक का नासा ने इतना बड़ा रिफ्लेक्टर एंटीना आज तक कोई मिशन में नहीं डाला है, जो क्या इस मिशन में डलने वाली है, ठीक है। और देखो क्लियरली लिखा ही हुआ है दैट ये ट्रैक करते रहेगा अर्थ के सरफेस को, कहीं पर अगर वोल्केनिक इरप्शन हो गया तो देखो वोल्केनिक इरप्शन जैसे क्या होता है ना, उसमें अर्थ में मतलब अर्थ के जो आपका जगह एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा क्लाउड जम जाता है अचानक से जहाँ पर भी वोल्केनिक इरप्शन होगा, ठीक है, तो वो क्लिक ऑफ सेकेंड्स में पता चल जाएगा दैट हाँ अर्थ के कोई ना कोई सरफेस एरिया में कुछ ना कुछ चेंजेस हुआ है, ठीक है। तो ये सब ग्राउंड वाटर सप्लाई सब कुछ का मॉनिटरिंग भी प्रॉपर किया जाएगा इस सैटेलाइट के हेल्प के थ्रू। नेक्स्ट, SPACS स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनीज, एक्चुअली गवर्नमेंट ने कंसिडर कर रही है दैट इस SPACS का जो है रेगुलेटर कुछ फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाया जाए। GS3 इंडियन इकोनॉमी से आप इस टॉपिक को जोड़ सकते हैं ना। SPACS है क्या, ये देखो काइंड ऑफ आप बोल सकते हैं एक कंपनी है जो ब्लैंक चेक होती है, ब्लैंक चेक इन द सेंस दैट ये हम बोल सकते हैं दैट जैसे शेल कंपनी आपने सुना है ना, उसी टाइप का कुछ कंपनी है, बट ये टेक्निकली शेल नहीं होती है। देखो ये क्या होगा ना दैट ये ऐसी कंपनी होगी जो IPO अपनी रेस करती है, जी हाँ IPO मतलब समझ रहे हो ना, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, है ना, जो शेयर मार्केट में जो पैसे उठाया जाता है ना, वैसे ही ये भी कंपनीज जो है पैसे उठाती है ना। और ये शेयर मार्केट में तो डायरेक्टली सेबी तो लिस्ट होने नहीं देगी, कॉमन सेंस सा बात है ना। तो ये क्या करती है दैट ये इन्वेस्टर्स के पास जाती है, वहाँ से पैसे उठाती है ना, कोई पर्टिकुलर कंपनी के लिए, और वो पैसे उनके इसरो अकाउंट में रहते हैं, ठीक है। और द एक्विजिशन इज नॉट, मतलब ये क्या करती है, कोई कंपनी दूसरे कंपनी की एक्विजिशन करने में तुली हुई रहती है, समझ लो बात। और एक्विजिशन होता नहीं है, एग्जैक्टली एग्जीक्यूट तब तक नहीं करता है 2 साल तक ऑफ द IPO द SPAC इज डीलिस्टेड। मतलब अगर फॉर एग्जांपल आपने 23 अप्रैल 2022 को पैसे उठाया, ठीक है, तो 23 अप्रैल 2024 तक अगर आपने वो पैसे को काम नहीं लगाए तो वो SPAC जो होगा ना वो डीलिस्ट कर दिया जाएगा, और जो इन्वेस्टर्स है जिन्होंने मनी इसमें लगाया है उनको रिटर्न कर दिया जाता है, ठीक है, अगर वो प्रॉपरली एक्विजिशन नहीं हुआ तो। अब देखो इन्वेस्टर इसमें पैसे क्यों लगाते हैं भाई, ऑफ कोर्स रिटर्न्स। देखो बिजनेसमैन को क्या चाहिए, रिटर्न्स, खत्म बात, उनको और कुछ नहीं दिखता है ना। तो रिटर्न्स अब
अब आप भी उन लोग का देखकर आप भी मत चले जाइए इस पैक में लगाने। देखो ये क्या है ना, ये हाई वर्दी जो इंडिविजुअल्स होते हैं ना, जिनके पास पैसे ही पैसे होते हैं, जिनका पॉकेट से अगर 5 करोड़ रुपया चला भी गया ना, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उनके लिए होता है, ठीक है। ये नॉर्मल लोगों के लिए नहीं होता, है ना। तो एनीवेज, एसोसिएटेड कंसर्न्स क्या है, वही सब कंसर्न है दैट इसमें जो है इन्वेस्टमेंट थोड़ा रिस्की भी हो सकता है, ठीक है। इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स अगर आएंगे तो वो तो सोचेंगे दैट अरे भाई जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को जितना रिटर्न मिलता है वो शायद मेरे को भी मिलेगा, बट आपको उनका इकोनॉमिक्स पता नहीं है, आपको अपना इकोनॉमिक्स पता नहीं है, ठीक है। इसलिए बहुत समय गलत गलत जगह भी लगा दिया जाता है और इसलिए रिटर्न्स जो होता है ना बहुत ही उन्हें कम मिलते हैं, ठीक है। Certain clauses could potentially prevent investors from getting into their their monies back। मतलब कुछ कुछ ऐसे भी क्लॉजेज रहते हैं ना उसमें, जहाँ पर इन्वेस्टर्स मनी तो पैसा तो लगा दिया, बट ऐसा गारंटी नहीं है दैट पैसे पूरे आपको रिटर्न हो जाएंगे, या फिर घट के कुछ मिलते हैं कभी कभी। तो ये सब जो है प्रावधान इनको माइंड में रखकर बेसिकली अभी सरकार भी सोच रही है कुछ एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लाया जाए। बट एनीवेज, अभी क्योंकि ये न्यूज़ इन ट्रांजिशन है तो वी कैन स्किप इट एज ऑफ नाउ, राइट। जब भी कुछ फर्दर मेन कुछ होगा तो वी विल श्योरली डिस्कस अबाउट दैट। नेक्स्ट इज G20। देखो अभी G20 का मीटिंग हो रहा था, ठीक है। तो उसमें रशियन ऑफिशियल्स जब बोलने लगे थे ना, तो यूएस के जो ऑफिशियल्स है वो लोगों ने छोड़ के चला गया मैंने मीटिंग, ठीक है। अब क्यों ऐसा छोड़, ये पता है, ये जियोपॉलिटिक्स में जो ये एक्टिविटी है इसको माना जाता है दैट हाँ मैं आपके जो स्पीच है उसको बॉयकॉट कर रहा हूँ, मतलब इनडायरेक्टली बॉयकॉटिंग का। और आपको तो पता है दैट रशिया को क्यों बॉयकॉट करना चाहती है, क्योंकि अभी रशिया ने यूक्रेन पे बहुत बड़ा इलीगल इन्वेजन किया है, ऐसा यूएसए का बोलना है, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट ने अभी तक ये वर्ड इन्वेजन यूज़ नहीं किया है रशिया के खिलाफ, ये आप बिल्कुल याद रखिए। इनफैक्ट पाकिस्तान के आर्मी जनरल बाजवा ने भी इन्वेजन वर्ड यूज़ कर लिया है। तो ये एक एक वर्ड जियोपॉलिटिक्स में यूज़ करना भी बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। एनीवेज, वो तो बात की बात है। बट हाँ, G20 GS3 इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से आपको रिलेट कर सकते हैं। G20 क्या है, ये एक एनुअल मीटिंग है लीडर्स का, लार्जेस्ट मतलब दुनिया की जो लार्जेस्ट बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ है ना, मेजर 20 इकोनॉमीज़ है ना, और मेजर फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज़, उनको कंसिडर किया जाता है इसमें। इनफैक्ट देखो ये जितने लाल लाल में कंट्रीज़ है ना, ये सारे इसके मेंबर्स हैं, ठीक है। देख लो ध्यान से एक एक कंट्री देखो, जैसे यहाँ पे कनाडा, यूएसए, मेक्सिको, ठीक है, ब्राज़ील, अर्जेंटीना। तो ये एक एक चीज़ ध्यान से रखना, ठीक है। देखो ब्रिक्स में अगर ऑलमोस्ट देख लोगे सारी कंट्रीज़ है, ठीक है, ब्रिक्स के सारे ही कंट्रीज़ इसमें है इंक्लूडेड। चलो इसको मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा इसको याद करने का, ठीक है, बहुत मज़ेदार ट्रिक है, क्योंकि G20 अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ऑलरेडी क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो यू नो इसको आप छोड़ बिल्कुल नहीं सकते। एनीवेज, इट्स मेंबर्स अकाउंट फॉर 85% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, बिल्कुल, और 2/3 दुनिया का पॉपुलेशन ये कंट्रीज़ कंटेन करती है। G20 समिट जो है इसको फॉर्मली कहा जाता है दैट इज समिट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट एंड वर्ल्ड इकोनॉमीज़। क्यों कहा जाता है पता है? देखो उसके पीछे एक राज छुपा हुआ है, वो इस्टेब्लिशमेंट है। मतलब ये कब आया था फोर फ्रंट में, आपको पता है 1997-98 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हमें देखने को मिला था, ठीक है। अब एशियन देखो फाइनेंस एक ऐसा चीज़ है ना जो कि दुनिया को जोड़े रखता है। मतलब कोई भी बड़े देश में अगर फाइनेंशियल डिस्टेबिलिटी आ जाती है ना, तो पूरा दुनिया को वो रौंद देती है। अब ये छोटे छोटे देश के लिए लागू नहीं होता, जैसे अब देख लो श्रीलंका में, ठीक है, श्रीलंका में तो इतना फाइनेंशियल टर्मोइल चल रहा है, किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा उससे, है ना, कोई भी देश को नहीं फ़र्क पड़ रहा है। बट वहीं पर इंडिया का आ गया, चाइना का आ गया, है ना, मतलब अभी G20 के बड़े बड़े कंट्रीज़ का अगर आ गया ना, तो लेकिन दुनिया में इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा, समझ लो बात। तो एनीवेज, एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस में पूरा एशिया में हमें ओवरऑल देखने को मिला है। वैसे इंडिया काफ़ी ज़्यादा शॉक एब्जॉर्ब कर लिया था उस समय, बट एनीवेज वही चीज़ बोला जा रहा है दैट इस टाइप के फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं ना, इट वाज एक्नॉलेज दैट पार्टिसिपेशन ऑफ मेजर इमर्जिंग इकोनॉमी वाज वेरी मच इंपॉर्टेंट, है ना। तो इसलिए तब के जो G7 कंट्रीज़ थे ना, तब के G7 कंट्रीज़ के फाइनेंशियल मिनिस्टर एक साथ आए और उन्होंने बोला देखो भाई, जो बड़े बड़े इकोनॉमीज़ है, जो बूमिंग इकोनॉमीज़ है, उनको आपको कंसिडर करके एक अलग सा ग्रुप बनाना ही पड़ेगा और उसका नाम दो G20, जिसमें मेजर ये कंट्रीज़ आते हैं, ठीक है, जिसमें उनके फाइनेंशियल मिनिस्टर्स और उनके सेंट्रल बैंक गवर्नर्स को लेकर हम लोग हर साल मीटिंग करेंगे कुछ ना कुछ, जिससे फ्यूचर में इस टाइप का फाइनेंशियल क्राइसिस हमें ना देखना पड़े, ठीक है ना। सवाल होता है G20 में कौन कौन मेंबर्स है, देखो ये सारे मेंबर्स हैं, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखोगे, एक तो आप देख लो G7 के जो मेंबर्स है वो तो इसमें आते ही है ना।
अब G7 जो था ना, पहले G8 भी था, बट उसको G8 से G7 2014 में कर दिया गया। क्यों? क्योंकि रशिया ने एक क्रीमिया पेनिनसुला जो है ना यूक्रेन का, उसमें इन्वेट कर दिया था, तो उस समय रशिया को हटा दिया था इन्होंने, ठीक है। तो एनीवेज, बट इसमें रशिया भी आता है ना। अच्छा, अब G20 में कौन कौन आता है? देखो G7 आपने समझ लिया, G7 8 के तो सारे कंट्रीज है। अब साथ साथ और भी एक चीज़ देखो, ब्रिक्स कंट्रीज आते हैं इसमें। देखो इंडिया आता है, चाइना आता है, ब्राज़ील आता है, ठीक है, उसके बाद साउथ अफ्रीका आता है, रशिया तो है ही, तो ब्रिक्स के कंट्रीज़ भी तो है, ठीक है। अब कौन कौन है ये देखो, टर्की एक है अलग सा, ये आपका जाके यूरेशियन कंट्री है, टर्की और रशिया दोनों यूरेशियन कंट्री है, दोनों इसमें आती है, ठीक है। यूरोप आती है, यूरोपियन यूनियन आती है इसमें, अर्जेंटीना आती है, मेक्सिको, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया, है ना। तो ये कुछ कुछ कंट्रीज है। न्यूजीलैंड इसमें आ रही है? नहीं, न्यूजीलैंड नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये सब, जापान तो खैर है ही। एनीवेज, ये चीज़ें आपको है ऐसी कुछ कुछ जो क्या याद रखनी पड़ेगी आपको, ठीक है। अच्छा, कुछ कुछ और भी छोटे छोटे न्यूज़ थे दोस्तों, उसको भी कंक्लूड कर ही लेते हैं, है ना, उनको छोड़ा नहीं जा सकता। जैसे इंडिया आउट कैंपेन, मालदीव्स में ये चल रहा था 2 साल से, इंडिया आउट कैंपेन। आपको मालदीव्स में चला रही थी, कुछ कुछ ग्रुप्स थे, बेसिकली रेडिकलिस्ट ग्रुप आप बोल सकते हैं, एंड दे वर फंडेड बाई चाइना। एंड वैसे पाकिस्तान तो फंड नहीं कर सकती, उनके पास खुद ही पैसे नहीं है, तो चाइना के द्वारा फंड किया जा रहा था, जिससे इंडिया का इन्फ्लुएंस जो है मालदीव्स पे वो घटाया जा सके, ठीक है। बट मालदीव्स की गवर्नमेंट, मालदीव्स की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, वो लोग, मालदीव्स की जो मीडिया है, वो लोग बिल्कुल इस कैंपेन पे टूट पड़े थे। नहीं नहीं, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इंडिया हमारा सबसे क्लोजेस्ट नेबर है। कल कुछ भी होता है, सबसे पहले जो असिस्टेंस आएगा वो इंडिया से ही आएगा, ना पाकिस्तान से आ पाएगा, ना चाइना से, ना ही कोई भी देश दे पाएगा, है ना। श्रीलंका तो उस हालत में ही नहीं है ना। तो इसीलिए बेसिकली मालदीव्स में ये बिल्कुल बैन कर दिया गया है, ये इंडिया आउट कैंपेन, ठीक है। और नेक्स्ट इज फिन कल्विनेशन। ना, ये फिन कल्विनेशन ये एक नया वर्ड है, इसलिए बिल्कुल आपको याद रखना चाहिए ना। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जो है ना दोस्तों, उन्होंने अनाउंस किया दैट फिन कल्विनेशन एक जॉइंट इनिशिएटिव लॉन्च करेगी। मतलब ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है जिसमें वो कोलाबोरेट करेगी फिनटेक स्टार्टअप्स जो है ना, जैसे आप ले लो कैश फ्री, राइट, जैसे क्रेड, सुना है क्रेड, तो वो फिनटेक स्टार्टअप है, ठीक है। तो उनके साथ ये कुछ साठगांठ करेगी, मतलब यही कंपनीज के साथ नहीं, कुछ दूसरे फिनटेक के साथ भी कर सकती है ना, जिसके साथ ये लोग इनोवेटिव सॉल्यूशंस लाने की कोशिश करेगी इन फाइनेंशियल इंक्लूसिव सेक्टर, ठीक है। तो मतलब मेन एम वही है, फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करना, है ना। तो यही चीज़ आपको याद रखना, ठीक है। अब आ जाते हैं दोस्तों MCQs में। कुछ कुछ कल के MCQs पूछे गए थे। जैसे पहला था डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स के रिलेटेड, 2 ऑप्शंस दिए गए थे, जिसमें दूसरा ऑप्शन गलत था, है ना, क्योंकि यहाँ पे सेबी नहीं RBI होगा, ठीक है। सो A was a correct answer anyways. नेक्स्ट इज आई, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, है ना। ये किसके रिलेटेड है? रिसेंटली सीन इन न्यूज़। तो अगेन स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, हम लोगों ने क्लियर शॉर्ट ये चिप बोल दिया था। वैसे बहुत जनों को लगेगा ये एक्सेस ऑल द गवर्नमेंट सर्विसेज टू सिटीजन्स, है ना। तो सिटीजन्स भैया, ये इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्पेसिफिकली स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के लिए ही बनाया जा रहा है ना। वैसे तो अनडाउटेडली ये भी, मतलब अगर इनडायरेक्टली देख लोगे तो ये सही है, बट क्या है ना, दैट यहाँ पे जो है ना, ये काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्टिव टर्म हो जाता है, ध्यान से देखना, क्योंकि बहुत जनों ने ये भी आंसर दिया, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। इसमें क्या होगा ना, देखो ये वर्ड, ये ध्यान से पढ़ना, उससे आपको पता चलेगा दैट ऐसा भी तो लोग समझ सकते हैं ना, दैट ये टायर 3 टायर 4 सिटीज़ में भी हो सकती है, बिल्कुल, है ना। बट स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के जो चीज़ें हैं वो तो सिर्फ टायर 1 सिटीज़ में ही यूजुअली ज़्यादातर तो उसी को फोकस किया गया है, ठीक है। तो एनीवेज, ए वाज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अलाउड टू सेटअप डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स। 3 ऑप्शंस थे, तीनों में कोई भी आंसर नहीं था, इसलिए डी वाज द करेक्ट आंसर। आप लोगों में बहुत सारों ने सही आंसर दिया है। देखो यहाँ पे, जैसे माफ़ करना, AAD वाज द करेक्ट आंसर टर्म, राइट। तो देखो AAD, ठीक है, AAD। सिर्फ अब्दुल बारेक भाई साहब ने यहाँ पे थोड़ा गलती कर दिया, और ट्रैवलिंग विद विनय, है ना, हु इज़ ऑल्सो न्यू सब्सक्राइबर फ्रॉम मालीगांव। वाओ, चलो यार, ये शायद आपका पहले भी कमेंट मैंने देखा था, आप नए कैसे हो गए। चलिए, कोई एनीवेज, तो AAD वाज द करेक्ट आंसर। चलो आज के कुछ MCQs देख लेते हैं दोस्तों, है ना।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग G20 के रिलेटेड 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला ध्यान से देखना, ये सब मेक्सिको एंड तुर्की है। टर्की का नाम चेंज हो गया, पता है ना, तुर्की है। एनीवेज, मेक्सिको एंड तुर्की आर द मेंबर्स ऑफ G20 and its member account for 85% of the world GDP and 2/3 of this population। आपको बताना कौन सा सही है, 1 only, 2 only, both, none, ठीक है। नेक्स्ट इज यूरोपा, रिसेंटली सीन इन न्यूज, इट इज द सैटेलाइट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, बताओ। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नासा, इसरो और निसार मिशन। 2 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। इट इज अ मिशन फॉर स्टडिंग हैजार्ड एंड ग्लोबल एनवायरमेंटल चेंज, और दूसरा स्टेटमेंट है निसार विल बी इक्विप्ड विथ लार्जेस्ट रिफ्लेक्टर एंटीना एवर लॉन्च्ड बाय नासा। तो बताना आपको कौन सा सही है, 1 only, 2 only, both, none, ठीक है। और रिगार्डिंग द मेंस क्वेश्चन गाइस, मैं आज के लिए भी स्किप दे रहा हूँ, ठीक है। वी विल कवर दैट अप, डोंट वरी, ठीक है, कल के क्लासेस में। एंड या दिस वाज ऑल अबाउट द क्लासेस एज ऑफ नाउ। एंड हाँ, आपकी स्टार्टिंग में ये भी बता देना चाहता हूँ दैट आपके कोई भी क्वेरीज़ हैं, कैसे भी क्वेरीज़ हैं, आप प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिख सकते हैं, राइट। And if you at all want to, associate yourself with our Bhadra's Academy, then anytime you can contact onto these numbers or log on to the website of bhadra's.academy.in, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।